Okay, welcome back to Living the Law of One. Now, कैटलिस्ट के बारे में आगे कहते हैं कि कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। कैटलिस्ट होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बट जनरली हमेशा ये इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। मतलब कि ये हमारी भावनाओं पे असर करते हैं और हो सकता है कि सामने भी अगर कोई इंसान है, अगर अनुभव नहीं है और कोई इंसान है तो वो भी इमोशनली चार्ज्ड हो सकता है। अब जो पॉजिटिव होता है वो तो हमें खुशी देता है और अच्छी भावनाएं जगाता है, लेकिन जो नेगेटिव नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जनरली कैटलिस्ट नेगेटिव होते हैं, वो एक्चुअली मिक्स्ड भी होते हैं। तो वो हमें दुख देते हैं या हमें दुखी करते हैं। जैसे मसलन अगर आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में कहीं जा रहे हो और रास्ते में अचानक से कोई बाइक वाला ऐसे जुप करके निकलता है और आपको अचानक ब्रेक मारनी पड़ती है और धम करके आप आगे गिरते हो क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी थी। तो एक्सीडेंट ना हो जाए उसकी वजह से आपने ब्रेक मारा, या आपने नहीं मारा तो एक्सीडेंट हो गया, या कोई कुत्ता बिल्ली या कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है या कोई गाय आ गई सामने और आपको ब्रेक मारना पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया। ऐसे समय पर आपका उस अनुभव की तरफ रिएक्शन क्या होता है? आप क्या करते हो? क्या आप गाली देते हो, या आप रोकते हो और कहते हो कि ब्रेक तो मारते हो और फिर कहते हो अच्छा भाई जा, तू पहले निकल जा, तुझे ज्यादा जल्दी है, जा निकल। तो या आप प्यार से कहते हो ठीक है, तू निकल जा पहले, तुझे ज्यादा जल्दी होगी। जनरली मैं तो पहले गुस्सा आता था, अब मैं कहती हूँ कि हाँ शायद बेचारा अपनी माँ को खून देने जा रहा होगा, या मतलब इस तरह से कि कोई इमरजेंसी होगी बेसिकली। तो कार्ला कहती है कि ज्यादातर मैं अपनाती हूं कि अगर मैं गाली नहीं भी दूं तो मैं कुछ ऐसा पुट 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 मुंह में बोल देती थी जिससे ड्राइवर को बुरा लगता था। जो कार्ला का ड्राइवर था, जिसका नाम शायद अंकल मैरियन होगा, और जो जब वो ये किताब लिख रही थी तो वो दुनिया में नहीं थे, जो बहुत ही संत किस्म के आदमी थे। और वो शायद जब ब्रेक मारते थे, जब इस तरह से कोई अचानक से सामने आ जाए, क्रॉस कर जाए या ओवरटेक कर जाए एक्सप्रेस वे पे, तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है भाई, तू, तेरे लिए जगह दी, तू निकल जा, बड़े प्यार से। तो जो ब्रेक उनको मारनी पड़ती थी, एक बार ब्रेक मारने की वजह से कार्ला की कलाई स्प्रेन हो गई, एज जैस क्योंकि वो पीछे बैठी थी और वो ऐसे करके आगे गिरी तो अपने हाथ को ऐसे, हाथ से खुद को बचाने की कोशिश की होगी, उसकी कलाई स्प्रेन हो गई और उसको बहुत गुस्सा आया। उसके ड्राइवर ने, अंकल मैरियन ने, कभी उस बारे में, उस अनुभव के बारे में कुछ कहा नहीं, बस सिर्फ थोड़ी सी सद्भावना दिखाई, और बिल्कुल प्योर सद्भावना या कंपैशन या सिंपैथी के अरे आपको चोट लग गई इस तरह से, तो आप ठीक तो हैं। तो वो कहती है कि जहां तक मैं समझती हूँ उन्होंने अपने आप को इतना संतुलित कर लिया था कि शायद जब वो इस दुनिया से गए होंगे तो इस जिंदगी के खेल को जीत कर गए हों। यही छोटी छोटी बातें हैं जो या हमें जीताती हैं या हमारे कर्मों के ऋणानुबंधों को बढ़ा के हमें फिर से नया जन्म लेने पे अब तक पहले तो मजबूर करती थी, अब तो नया जन्म लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रवीण जी ने बता दिया कि अब तो कर्मा का ग्रिड टूट चुका है, तो किस्सा ही खत्म हो गया। सिर्फ हमारे लिए खत्म नहीं हुआ,
उन लोगों के लिए भी खत्म हुआ है जो बुरा काम करते हैं। तो वो तो चले जाएंगे, मर्डर, रेप, ये वो पॉलिटिशियंस, वो तो चले जाएंगे अपने सर्विस टू सेल्फ वाले प्लैनेट पे, और वहां जाके चंगेज खान की तरह पोस्टमैन बनना पड़ेगा उन्हें। पर ये अभी उन्हें नहीं पता है ना। ठीक है। तो कार्ला कहती है कि जब वो मेरे ड्राइवर ऐसा करते थे ना, तो मुझे कोई बहुत प्यार नहीं आता था उनके ऊपर, और मैंने उन्हें अपने साथ कभी एक नहीं समझा कि हम सब एक हैं लॉ इज वन के हिसाब से। मैंने उन्हें, शायद उसने उन्हें अपने से नीचा समझा होगा, और उस समय पर मुझसे गलती हुई कि मैंने अपने इस उत्प्रेरक को, I had failed in that instance to use my catalyst on the game board in order to make a choice on the game board. उस समय पर अपने उस उत्प्रेरक को मैंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, या मेरा रिएक्शन, मेरा व्यवहार उनकी तरफ या उन अनुभवों की तरफ सही नहीं था, और मैंने सही चुनाव नहीं किया। आगे वो कहती, आई थिंक इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा आज मुझे ज़रूरत थी, और इसके आगे वो कहती है कि शायद जब मैं अब अपने उस ड्राइवर, अपने उस अंकल के उस रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने, उनकी अस्तित्व ने, उनके स्वभाव के हिसाब से, उन्होंने जानते हुए जानबूझकर अपनी जानिब में एक संतुलित तरह की अवेयरनेस, मतलब जानकारी के वो और मैं एक हैं, हम अलग नहीं हैं। वो जिसने भी रास्ता काटा, वो आदमी या लड़का जो भी था, वो और मैं एक हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से इस माहौल को, इस अनुभव का जवाब दिया, जवाब मतलब बोलकर नहीं, अपने एक्शन से, उसके अंदर उन्होंने अपने डर और अपने प्रेम को बहुत संतुलित किया। वो गाड़ी जो अचानक उनके सामने आई, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आज की जिंदगी में रोजमर्रा की एक्सपीरियंसेस होते हैं गाड़ी के और ट्रैफिक के, सबसे ज़्यादा वही होते हैं, खास करके इतने ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से। और हर जगह है, छोटे शहर से लेके बड़े शहरों तक हर जगह है। तो जो ट्रैफिक का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है, और अगर आप किसी इंसान को, उसके सच्चे स्वभाव को अगर आप जानना चाहते हो, सही मायने में किसी इंसान के स्वभाव को आप जानना चाहते हो, तो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके। एक है फोन पर बात करना, ऑडियो, वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो कॉल। उसमें उस इंसान, क्योंकि एक तरह से वो टेबल के उस तरफ है और आप उसे देख नहीं सकते। एक कॉल पे वो इंटरनेट पे, ईमेल पे, सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। दूसरा, ड्राइव करते वक्त, अगर वो इंसान खुद गाड़ी चला रहा है या ड्राइवर के साथ बैठा है या उसे बैकसीट ड्राइविंग करने की आदत है, तो उसका सही स्वभाव आपको तब समझ में आएगा। एक बहुत पुरानी बात आपको बताती हूँ, बहुत पुरानी, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे इस बात को, 20-25 साल। बच्चे छोटे थे और पीछे बैठे थे, और मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी थी, और मैं गाड़ी तो अब तो फिर भी ठीक चलाती हूँ या बहुत आराम से चलाती हूँ, तब तो मैं बहुत तेज चलाती थी, अंधाधुंध। मतलब मेरा पेट नेम जो था मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो था फीमेल, क्या है वो, वो कोई गाड़ी का रेसर था ना, शुमाकर, शुमाकर, फीमेल शुमाकर, तो गिन्नी शुमाकर बोलते थे मुझे। बहुत तेज चलाती थी, अंधाधुंध। तो
बॉम्बे में तो ट्रैफिक बहुत होता है, और रेस लगाती थी मैं गाड़ी की, लिटरली बच्चों के साथ मस्ती करती थी कि चल इसके साथ रेस लगाते हैं, और हमेशा जीती हूँ, आज तक नहीं आ रही हूँ। तो अब तो खैर लगाती नहीं। लेकिन अगर किसी पे गुस्सा आ जाए, किसी ने कुछ गलत किया, जानबूझ के किया, फिर मेरी गाड़ी उससे आगे होगी, डेफिनेटली होगी। कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ कुछ गलत करने की। वो कुछ भी हो सकता है, कई बार गाड़ी चलाते वक्त कोई इशारे कर देता है, या कुछ बोल देता है, या जानबूझ के कट मारता है। औरतों को गाड़ी चलाते हुए देख के ना, आदमियों का ईगो जो है वो पता नहीं क्यों उनको हजम नहीं होता कि कोई औरत गाड़ी चला रही है और अच्छी चला रही है और उनसे तेज चला रही है। खैर, तो मैं गाड़ी चला रही थी और सामने एक हाथ गाड़ी वाला आया, और गर्मियों में पसीना होता है, धूप होती है, तो वो ठेला लेकर जा रहा था। और मैंने उस समय पर मैंने कहा ओहो, मैं जल्दी से गाड़ी निकाल लूं इससे पहले कि ये मेरी गाड़ी के सामने आ जाए। तो मम्मी ने कहा गिन्नी, तू एसी गाड़ी में बैठी है, 2 मिनट देर हो जाएगी ना तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आदमी कड़ी धूप में बेचारा सुक्की हड्डी इतना भारी वजन उठा के ठेला खींच रहा है, और उसकी कोई जवान नहीं था, होगा 40-50 साल का। तो थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त उस पर रहम कर, या ऐसे लोगों पर रहम कर जो सड़क क्रॉस कर रहे हैं, या जो बाइक पे हैं, या जो ठेला चला रहे हैं, साइकिल पर हैं। थोड़ा सोच। वो बात मैं आज तक नहीं भूली हूँ। और जब भी, अब तो खैर मैं बहुत रेयरली चलाती हूँ, लेकिन जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ, या मैं टैक्सी में बैठी हूँ और टैक्सी वाला ठीक वैसे बिहेव करे जैसे मैंने तब किया था, तो मुझे वो बात याद आती है, और मैं उनसे कहती हूँ कोई बात नहीं, देरी हो जाएगी ना, चलेगा, 2 मिनट देरी चलेगी। तो वो इंसान गाड़ी स्टीयरिंग व्हील के पीछे या गाड़ी में किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि सामने वाला आपको नहीं जानता, तो आपको क्या लगता है कि आपने वहां बैठ के अगर गाली दी या बुरा भला कहा, आपकी खिड़कियां बंद है और वो इंसान दूसरी गाड़ी में, उसको सुनाई नहीं देगा? उसको सुनाई देगा, क्योंकि दिल तो जुड़े हुए हैं ना, लॉ इज वन। उसको एहसास हो जाएगा कि आपने उसे गाली दी, और अगर आप उसे उसी वक्त प्यार से बोल दो कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू चला जा। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब कोई ऐसे करता है ना, तो मैं गाड़ी को और स्लो कर लेती हूँ, तू जा, निकल। कई बार ऐसा करती हूँ, बट कई बार हंसी मजाक के हिसाब से वैसे भी बोल देती हूँ। तो ये जो कैटलिस्ट है इस समय पर, वो कहती है कार्ला कि उस समय पर डर, एक तो डर, या तो डर हो सकता है या ईगो हो सकता है, एक तो डर, ज्यादातर डर होता है। आप उसे जब प्याज की तरह उसकी परतें उतारेंगे ना, तो अंदर जाके आपको पता चलेगा कि वो दरअसल आपके सामने जो हो रहा है, जो आपको इतना गुस्सा दिला रहा है, वो आपके अंदर कोई डर है जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। और ये मेरे साथ कुछ 1 हफ्ते से 10 दिन से 10-15 दिन से हो रहा है। एक है कैटलिस्ट जो हर 2-4 दिन बाद मेरे सामने आता है और मुझे झुंझला देता है, करता कुछ भी नहीं है, एक फोन कॉल, एंड आई एम अपसेट, आई एम स्केर्ड। तो आज सुबह, पिछली बार भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की कि गिन्नी डर क्यों, जब उस पर भरोसा है तो डर क्यों, जरूरत ही नहीं है। तो अपने डर को संभालो, तो आपका बिहेवियर अपने आप संभल जाएगा। और जहां पर प्यार है वहां डर तो हो ही नहीं सकता। डर सिर्फ वहां होगा जहां प्यार नहीं है।
जहां आपको फील होता है कि प्यार नहीं, वहां डर आएगा। तो कार्ला कहती है कि उन्होंने, ड्राइवर ने अपने प्रेम को, अपने डर को प्रेम पर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा प्रेम से हर अनुभव को हैंडल किया। और ये हमारे हर जिंदगी में हमारे जितने कैटलिस्ट हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो अनुभव है, चाहे वो जानवर है। आपके सामने शेर आ गया तो वो कैटलिस्ट तो है, आपको डर लगेगा। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जाके हम उसको प्यार दे देते हैं तो उसको गले लगा लेते हैं तो वो हमें नहीं खाएगा, ये तो नहीं होने वाला। अगर वो भूखा है तो वो खाएगा, और अगर उसको आपके डर का एहसास हो गया तो आपको खाना हो नहीं खाना हो मार जरूर डालेगा। हाँ, आप दूर से उसे प्यार भेज सकते हो। एक साईं बाबा का सीरियल जब आता था तो उसमें एक कहानी थी कि साईं बाबा गांव के लोगों को लेकर कहीं जा रहे थे, किसी आई थिंक कोई, सब लोग जा रहे थे साथ में क्योंकि शायद कोई बाढ़ आई थी या पता नहीं क्या हुआ था, तो सारे एक साथ जा रहे थे और साईं बाबा को साथ में लेके जा रहे थे, मुझे याद नहीं है। रास्ते में उन्होंने रात के अंधेरे में एक शेर की दहाड़ सुनी, और शेर की दहाड़ सुनी तो सब लोग डर गए कि ये मारेगा, काटेगा। तो थोड़ी देर तो वहां पर खड़े रहे साईं बाबा, शेर की आंखों में देखते रहे। उसके बाद वो शेर की तरफ बढ़े, वो थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई पर था, उसकी तरफ बढ़े। तो सबने कहा अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, वो आपको मार डालेगा। तो उन्होंने किसी की नहीं गई सुनी, वो गए शेर के पास, उसका पैर देखा, उसके पैर को उठाया और पैर में उसके एक कांटा चुभा हुआ था, वो निकाल दिया और उसके हाथ को सहला के वो आगे चले गए। ऐसा भी होता है बहुत बार, जानवर अपने दुख के लिए इंसानों को पुकारते हैं कि हमें आके बचाओ। व्हेल मछली के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे जानवरों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे देख लो, गूगल कर लो, बहुत वीडियोस मिलेंगे जहां पे जानवर दुख में थे और उन्होंने इंसान को पुकारा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वो कहती है हम इस तरह का, हमारा जो चुनाव है, डर या प्रेम, नाराजगी या गुस्सा या प्रेम, जब हमारे पति हो, सास हो, बचपन में मैथ्स आता था, लेकिन जब डैडी बोलते थे ना चलो आज तुम्हारा मैथ्स देखें कैसे हैं, ओए बाबा रे, ऐसी जान निकलती थी ना कि अब पड़ेगी फुट रूलर हाथ पे, और यहां पड़ती थी, निकालो, और डर के मारे जवाब ही गलत हो जाता था, और पता भी हो तो भी गलत लिख देते थे, नहीं 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 अब क्या पता गलत है, मैं ये लिख देती हूँ, और फिर जो मार पड़ती थी। वो डर के मारे, वो बाप जो प्यार करता है और उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उस समय पर डर था मार का कि मार पड़ेगी, और पड़ती थी। तो वो कहती है कि इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में शायद वो बात करेगी इस किताब में, क्योंकि ये किताब का नाम है चुनाव, द चॉइस, लिविंग द लॉ ऑफ वन, द चॉइस। मेरे ख्याल से पहले इसका नाम चॉइस होगा, बाद में इन्होंने चेंज करके लिविंग द लॉ ऑफ वन कर दिया होगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो वो कहती है कि इसके अंदर हम समझेंगे कि एक कैटलिस्ट हमें चुनने पर मजबूर क्यों करता है, क्यों हमारी जिंदगी में ये कैटलिस्ट आते हैं जहां हम चुनने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें क्या चुनाव करना है। अब अगर किसी ने थप्पड़ मारा, अचानक किसी ने थप्पड़ मारा, कोई वजह नहीं थी, गुस्सा आ गया, क्यों थप्पड़ क्यों मारा, हिम्मत कैसी हुई तेरी थप्पड़ मारने की, ये खटाक मार दिया। उस वक्त रुके नहीं ना चुनाव करने के लिए,
वही अगर रुक गए होते तो चुनते, सोचते, समझते, शायद ऐसा ना करते। तो इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं और देखती हूँ ये आगे, और ये काफ़ी लंबा है एक्चुअली काफ़ी लंबा है। तो 10 मिनट और सही, क्योंकि ये नहीं तो फिर मुझे बहुत सारे इसके अलग अलग बनाने पड़ेंगे पार्ट्स। तो एक पैराग्राफ और कर लेती हूँ। काफ़ी लंबा पैराग्राफ है। द मेन प्रॉब्लम वो कहती है कि हमारे जवाब देने में हमारी सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है पॉजिटिव, मतलब अच्छे कैटलिस्ट में तरीके से जवाब देने में मुश्किल आती है, इसलिए कि हमें इतनी खुशी मिलती है, इतना सुख मिलता है, हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उस खुशी में बह जाते हैं, खो जाते हैं। खास करके जब किसी से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वो जो रोमांस है ना, वो दिमाग के सारे मैप्स को उड़ा देता है। दिमाग चलता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब प्यार हो जाए ना, तो जहां दिल कहे वहां जाओ, लेकिन अपने दिमाग को साथ ले जाओ, उसको पीछे छोड़कर मत जाओ। तो दिमाग जो है, हमारे अंदर के मन में जो सही और गलत हमें चुनना चाहिए, सही रास्ता चुनना चाहिए, वो उसे पूरी तरह से मिटा देता है। रोमांस, प्यार, वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग मन में। और दोस्ती जो है, वो हमें दोस्तों के साथ मिलना जुलना, मस्ती करना, अच्छा समय बिताना इतना अच्छा लगता है कि ऐसे लगता है कि जिंदगी के सारे, मतलब ईश्वर के आशीर्वाद और खुशियां जो हैं वो हमारी जिंदगी में आ गई और हमें मिल गई, और वो समय कैसे जाता है हमें पता भी नहीं चलता। और इस खुशी में हम इस तरह से, जैसे रोशनी एकदम से आंखों में पड़े तो आंखें कैसे चुंधिया जाती हैं, इसी तरह से इस खुशी में हम ऐसे चुंधिया जाती हैं हमारी आंखें मन की, कि उस समय पर ईश्वर का शुक्र करना हम भूल जाते हैं। ये एक चुनौती है कि जब भी आपके सामने कोई अच्छा समय आए, तो छोटी 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 कमियां निकालने के बजाय उसका उस समय ईश्वर का शुक्र करो कि जो दिया बहुत दिया, बहुत दिया, और शुक्र है उसके लिए। अगर हम चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हाँ क्या है, दोस्ती तो है, कहाँ जा रही है, यही तो है, कहीं नहीं जाने वाली है, इसकी और मेरी खूब पटती है, कहीं नहीं जा रही, या प्रेमी है या पति है या बीवी है या कोई भी है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो कि अरे हाँ ये तो बहू है, कहाँ जाएगी, करो इसके साथ जो करना है, ये तो बीवी है, कहाँ जाएगी, अब तो बच्चा भी हो गया, कोई पता नहीं है। जब आप किसी भी रिश्ते में, किसी भी अनुभव में कोई चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो दूसरे शब्दों में जिंदगी के इस मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड पे आप उसे टाटा बाय बाय कह देते हो। और ये बात ये इसमें बता रही है, सोचो, आज तक सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते आए हैं सबको। बहुत सारे लोग बहुत चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उसका मतलब टाटा गुड बाय। ये अगर इंसान समझ जाए और अच्छी चीजों का शुक्र करे और टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, तो जिंदगी भर खुश रहे। पर नहीं, खुशी हर किसी को हजम कहाँ होती है। अगर चलो मान लिया कि किसी वजह से वो चीजें आपकी जिंदगी में रह गई, या लोग रह गए जिंदगी भर, लेकिन वो इस
जिंदगी के खेल का हिस्सा नहीं होते। वो रह जाएंगे लेकिन जिंदगी के इस खेल का वो हिस्सा नहीं कभी बन पाएंगे। इसलिए जो भी चीज जिंदगी में हो, जो चीज आपको इस खेल के गेम बोर्ड तक आपको लेकर जाती है, वो बुरी भी है ना, उसके लिए शुक्र मनाना सीखो। शुक्र करो कि अच्छा ठीक है, आई है मुश्किल, इसमें भी कुछ अच्छा होगा और कोई सीख होगी, और हर अंधेरे के पीछे उजाला होता है और हर उजाले के पीछे अंधेरा होता है। रात दिन रात दिन रात दिन, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि रात ही ना आए या दिन ही ना आए। चाहे नॉर्थ पोल में या स्कॉटलैंड में, वहां 2 घंटे के लिए रात आए, पर आएगी जरूर। और दिन सर्दियों में चाहे 4 घंटे के लिए आए, पर सूरज निकलेगा जरूर। तो इसलिए अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आपकी जिंदगी के खेल में जो भी लोग या अनुभव अच्छे भी आते हैं, रोज उन्हें, या आज के दिन में जो अच्छा हुआ उसका शुक्र मनाना सीखो। उस समय पर उसका शुक्र मनाना सीखो। आज मैंने इसको देने के लिए पैसे दिए, सब्जी खरीदी और उसको देने के लिए मेरे पर्स में पैसे थे, शुक्र है। चाहे उतने ही थे लेकिन उसका भी शुक्र है कि थे तो सही। और जब हम किसी चीज का शुक्र करते हैं तो पॉजिटिव जो अच्छे कैटलिस्ट हैं, जो हमें खुशियां देने के लिए हमारी जिंदगी में आए हैं, जो वो उत्प्रेरक हैं, आध्यात्मिक तौर पे कहा जाता है कि वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करते हैं। हमारी जिंदगी में जो नेगेटिव कैटलिस्ट भी आना है, उसमें उसको सीख के, उससे सीख के आध्यात्मिक उन्नति करने में ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हमारी मदद करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, सास ने, तुमने सब्जी बनाई, सास ने मुंह सिकोड़ लिया, ऐसे बनाते हैं सब्जी, इससे अच्छा तो मैं बनाती थी। रात को आया पति, आपने बोला सब्जी कैसी लगी? पति कहता हाँ अच्छी थी। क्यों क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा था मुझे। चल कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, छोड़ ना। गले लगाया, किस्सा खत्म, फायदा ही हुआ ना। तो सास ने ऐसा किया तो होगा उसके मन में जलन होगी कि मेरी बहू को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, अरे इसने तो मुझसे भी अच्छा बना लिया, कहीं ससुर जी इसकी तारीफ ना कर दें, इसलिए मैं जरा पहले ही नाक सिकोड़ लूं ताकि ससुर जी को तारीफ नहीं करनी, इशारा मिल जाएगा। ऐसा होता है। तो अब मैं इसे यहाँ बंद करती हूँ। इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।